Hello friends, how are you all? I am Valya and today I'm going to discuss a very important part of the previous questions of December 2021, shift 2. So in the previous sessions, we have completed most of the questions belongs to December 2021. And today I'm going to start. There's a question which belongs to research aptitude. So if the lowest score in a distribution is increased, अगर आपका लोवेस्ट स्कोर जो है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज हो रहा है किसी भी स्मॉल क्वांटिटी से एंड द हाईएस्ट वन इज डिक्रीज्ड बाय द सेम क्वांटिटी, ठीक है। मतलब आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो आपका स्मॉलेस्ट दैट मीन लोवेस्ट स्कोर जो है वो इंक्रीज हो रहा है स्मॉल क्वांटिटी से, ठीक है, किसी भी स्मॉल क्वांटिटी से। और जो हाईएस्ट वन है वो डिक्रीज हो रहा है। हाईएस्ट वन आपका ये हो गया, दैट मीन्स ये आपका डिक्रीज हो रहा है सेम क्वांटिटी। +4 से अगर बढ़ रहा है तो -4 से डिक्रीज हो रहा है। तो इनका रिलेटिव रैंकिंग्स जो होंगी वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन नए डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से मेजर्स हैं जो चेंज नहीं होंगे, आपको यहाँ गिवन है, जिनको आपको चेक करना है। अब बात करते हैं अगर हम मीन की, तो मीन का मतलब क्या होता है? इन सारी वैल्यूज का सम फिर इनका जो नंबर है उससे डिवीजन। 3 4 5 6 मतलब 6 से प्लस सबको ऐड करके, और आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना होता है मीन में। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या ये वैल्यूज चेंज होंगी आपकी? जब हम यहाँ प्लस कर रहे हैं और यहाँ माइनस कर रहे हैं तो फिर क्या चेंज होगा? सेम रहेगा। दैट मीन्स मीन के अंदर आपका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है? विच इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ योर नंबर। तो अगर हम मिडल में मीडियन चेक करते हैं तो मीडियन में क्या होता है, जब आपने इधर +4 कर दिया इधर -4 कर दिया तो मीडियन में भी आपका कोई चेंज नहीं आएगा। मीडियन की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है ना यहाँ पे आपकी। तो ये भी आपका एज इट इज होगा, ना तो आपका मीन में कोई चेंज होगा ना ही आपका मीडियन में कोई चेंज होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोड की, मोड का मतलब ये होता है कि आपके पास रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कोई ऊपर नीचे चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपका वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मोड में आप कौन सी वैल्यू लेते हैं? जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी। पता चला आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, एक वैल्यू पे आपने चेंज कर दिया, दूसरी वैल्यू पे आपने चेंज नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मोड आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगी सिचुएशन जो आपकी मीन और मीडियन में होगी। अब वेरिएंस की बात अगर हम लोग करते हैं तो वेरिएंस क्या होता है? इन दोनों बीच के नंबर का डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों के बीच के नंबर का जो डिफरेंस है, मतलब जो वेरिएंस है वो हम वेरिएंस लेते हैं, तो वेरिएंस तो आपका चेंज होगा। अगर हर नंबर के बीच का आप वेरिएंस चेक करते हैं तो वेरिएंस तो आपका चेंज होगा ना अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स। जो नंबर्स हैं आपके, जब आप इनके बीच का वेरिएंस चेक करेंगे, इनके बीच का वेरिएंस चेक करेंगे तो यहाँ पे तो चेंजेस अलग दिखाई देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे पूरी बात नहीं कर रहा है, नंबर्स के बीच में वेरिएंस आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएंस में आपका चेंज आएगा, लेकिन मीन मीडियन में आपका चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो आपका मोड और वेरिएंस है वहां पे दोनों में क्या आता है, चेंज आता है। फिर बात आती है हमारे क्वार्टाइल डेविएशन की। अब जब क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, 1/4 डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फिर क्या आएगा आपका, अब 1/4 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें भी कोई चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाया यहाँ पे घटा दिया। तो क्वार्टाइल डेविएशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स नो चेंज इन द मीन मीडियन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महर्षि पतंजलि हैज स्पोकन 5 काइंड्स ऑफ चित्रवृत्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोसेस बोलते हैं। किस तरह की 5 काइंड्स ऑफ चित्रपति की बात की है इन्होंने, उसे आपको सीक्वेंशियली अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कौन सी वो 5 होती हैं। देखो, एक होता है प्रमाण जिसे हम बोलते हैं करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज जिसको हम बोलते हैं विपर्याया, ठीक है। इमेजिनेशन फैंटेसी विकल्प करना, स्लीप निद्रा, मेमोरी स्मृति। तो इन 5 नॉलेज की बात की, 5 मेंटल प्रोसेसेस की बात की, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स चेक कर लेते हैं। करेक्ट नॉलेज आता है फर्स्ट, आपका आता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है enables us to get true knowledge। बिल्कुल ठीक बात है, प्रमाण की बात की जा रही है, मतलब ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, प्रमाण की बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट आता है इनकरेक्ट नॉलेज। इनकरेक्ट नॉलेज विपर्याया, रिमेम्बरेंस इन ड्रीम एंड ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका निद्रा से बिलोंग, ठीक है। ड्रीम की बात की जा रही है। रिमेम्बरेंस ऑफ द रिटेन्ड इन द मेमोरी, मेमोरी स्मृति की बात की जा रही है। which depends on words in the absence of the concerned object, एब्सेंस की बात की जा रही है। दैट मीन्स इमेजिनेशन की बात की जा रही है, विकल्प की बात की जा रही है। false knowledge that does not
allow one to get true picture of anything, मतलब false knowledge, that means incorrect knowledge की बात कर रहे हैं। क्या है, विपर्याया, yes, that means ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, विपर्याया की। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं कि अब हमारी करेक्ट नॉलेज के हिसाब से फर्स्ट आपका आता है प्रमाण, देन आता है आपका विपर्याया, देन आता है आपका विकल्प, फिर आती है आपकी निद्रा, एंड देन आती है आपकी स्मृति। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं प्रमाण, दैट मीन्स ए फर्स्ट आएगा, फिर आएगा आपका ए एंड देन ई, देन यहाँ इसमें सी है, एक मिनट में देख लेती हूँ, मैंने ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया। विकल्प, डी, ओके, निद्रा फोर्थ है, फिफ्थ स्मृति है, थर्ड विकल्प है। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ ऊपर नीचे कर दिया कुछ। ओके ओके, ड्रीम एंड ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी प्रेजेंट, ओके, मैंने इसको निद्रा कर दिया, दिस इज विकल्प। ओके, सो दिस इज थर्ड एंड तो ये होगा आपका विकल्प। ओके, जस्ट वेट, दिस इज विकल्प, ठीक है, ये हो गया आपका विकल्प विच इज थ्री, एंड एब्सेंस होना कंसर्न ऑब्जेक्ट की। ओके ओके, सो दिस इज मीन्स निद्रा, निद्रा होता है आपका इस तरह से। तो प्रमाण फर्स्ट हो गया, सेकंड आपका विपर्याया हो गया, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज विकल्प which is C, and the fourth one is Nidra, which is D, and the last one is B, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। तो इस तरह से आप ये अरेंज करेंगे। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन, किस तरह से कब कब ये फॉर्म हुई है। तो जो वर्दर बेसिक स्कीम आपकी एजुकेशन थी, ये आपकी फॉर्म हुई थी 1937 में, ठीक है। रामामूर्ति रिपोर्ट आपकी हुई थी 1990 में। मुदालियर कमीशन आपका हुआ था, जो राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं हम, 1952 53, ठीक है। कोठारी कमीशन 1964 टू 66। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हो गया आपका 1948। सो वर्धा बेसिक स्कीम आपकी सबसे फर्स्ट थी, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, देन आपका आता है 1952 मुदालियर कमीशन, मुदालियर के बाद आता है कोठारी, कोठारी के बाद सबसे लास्ट आती है आपकी राम मूर्ति रिपोर्ट। सो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ मैंने क्या गिवन किया है आपको, ये सब चीजें मैंने दी हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जाकिर हुसैन ने फॉर्म की थी हमारी कौन सी, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। इसको हम और क्या कहते थे, नई तालीम एंड बेसिक एजुकेशन एंड बुनियादी तालीम शिक्षा, बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है इसको। और जो हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी, जो कब आई थी 1948 में, इसके थे हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन, इनकी चेयरमैनशिप में ये कमीशन बनी थी आपकी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी रामा मूर्ति 1990। इन्होंने किस, इस कमिटी ने किस अप्रोच की बात की थी, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की बात की थी, कि जितने भी एजुकेशन मैनेजमेंट है आपके, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए। एक पार्टिसिपेटिव एजुकेशनल ऑर्डर की बात की गई थी। इनकलनेशन ऑफ वैल्यूज इंडिस्पेंसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ एन इनलाइटेंड, एक ह्यूमन सोसाइटी होनी चाहिए, और पावर को लेकर एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो ये सब बातें हमारे रामा मूर्ति कमेटी में की गई थी। फिर आता है आपका मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन के, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, मुदालियर कमीशन को इसके थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिन्होंने, जो उसके वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, जिनके नाम पे ये कमीशन फॉर्म हुई थी, मुदालियर कमीशन। सो तो मुदालियर कमीशन है, इनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या पे स्केल्स होना चाहिए, सर्विस कंडीशंस कैसी होनी चाहिए सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की, क्या कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ के प्रोविंसेस के, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए सेकेंडरी लेवल का, उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करना जो सेकेंडरी एजुकेशन के प्रोविंस में हो रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। तो इनकी जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव थे वो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर थे, टू स्टडी एम्स, करिकुलम एंड टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ एवरी प्रोविंसेस इन इंडिया। तो जो हमारे मुताले कमीशन है, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, जो कब आया था आपका 1952 में। एंड द नेक्स्ट वन इज द कोठारी कमीशन विच इज 1964-66 में ये फॉर्म हुआ था आपका, जिसको इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। बाद में वो क्या बने थे, यूजीसी के चेयरमैन भी बने थे हमारे। तो अगर आप चाहें तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा घूम के आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। जब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप प्रोफिशिएंसी चेक कर रहे हैं बच्चे की,
ठीक है, बच्ची की एबिलिटी को चेक किया जा रहा है, उसकी प्रोफिशिएंसी को चेक किया जा रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं। तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है आपका, कंपेयरिंग होना है स्कोर्स की। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट लेंगे या फिर एक क्राइटेरिया मास्टर टेस्ट लेंगे, आप बच्ची की मास्टरी चेक करेंगे। तो मास्टरी के चेक करने के लिए हम कौन सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन किया जाता है स्कोर्स का। तो आंसर क्या होगा इसका, आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे बिलोंग करता है, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से। तो यू हैव टू नो कितने टाइप का इंटेलिजेंस इन्होंने हमें दिए थे, जिनके बारे में हम जानते हैं। हमारे इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। लिंग्विस्टिक किसके बारे में होता है, जो पोएट्स होते हैं आपके, जो राइटर्स होते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल कौन से होता है, जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज विनर्स जो होते हैं उनको हम लॉजिकल मैथमेटिकल बोलते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, TIAL है। सो स्पेशल इंटेलिजेंस कौन सा होता है आपका, पायलट्स, सेलर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, ये सब आपके स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं। फिर आता है आपका म्यूजिकल, जिसे हम बोलते हैं सिंगर। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जैसे डांसर्स होते हैं जो अपनी बॉडी के थ्रू आपसे बात करते हैं, मतलब ये इंटेलिजेंस किसके अंदर होता है, जो डांसर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, क्राफ्ट मेकर्स, ये सब आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक में आ जाता है। फिर आता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर का मतलब क्या होता है, जब आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो, जैसे आपके काउंसलर्स हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जब आप खुद के साथ करो, जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं। नेचुरल इंटेलिजेंस हंटर्स में देखा जाता है, फार्मर्स में, टूरिस्ट में, स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये सब आपके नेचुरल इंटेलिजेंस में आते हैं। तो अगर हम इसका अकॉर्डिंग देते हैं, जो हमने पढ़े हैं हार्वर्ड गार्डनर्स को, उसमें लिंग्विस्टिक पढ़ा है, म्यूजिकल पढ़ा है, स्पेशल पढ़ा है, बट सोशल इंटेलिजेंस की बात किसने की थी, सोशल इंटेलिजेंस की बात इन्होंने की थी थॉर्नडाइक ने। इन्होंने 3 तरह के सोशल इंटेलिजेंस दिए थे, सोशल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। बट हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, स्पेशल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंस दिए थे। सो विच, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा A, B and C इट्स अ करेक्ट आंसर। Which type of higher education institution in India has the highest percentage of students enrollment? इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होता है स्टूडेंट्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फिर पब्लिक प्राइवेट में। देखिए, जो आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां पर क्या होता है, वहां पे आप बच्चों को स्कूल में अच्छा क्राउड मिलता है, एक अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, टीचर्स अच्छे होते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज स्कोर्स होता है बच्चों के एनरोल होने का, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज योर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन PWD एक्ट ऑफ 2016? अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 2016 में कितनी नंबर डिसेबिलिटीज थी जो लिस्टेड की गई थी, वो थी हमारी 21। और वो कैसे थी वो आप देख सकते हैं, जो आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिल था 2016 में, इसमें इन्होंने 21, 7 से लेकर 21 तक की डिसेबिलिटीज के बारे में बात की थी। ये सारी आती है आपकी। उसके बाद जो इन्होंने ऐड की थी इसके अंदर, वो की थी थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, एसिड अटैक विक्टिम्स, इनको भी इन्होंने डिसेबिलिटी में ले लिया। पार्किंसंस को इन्होंने डिसेबिलिटी में ले लिया। स्पीच और जो लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो थी, पहली बार ऐड हुई है आपके इस एक्ट में 2016 में। और एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ड्वार्फिज्म को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया गया है। ये स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज को इन्होंने 3 ब्लड डिसऑर्डर्स भी किए हैं जो अभी हमने पढ़े, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल डिजीज को भी इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब आपकी 21 डिसेबिलिटीज हो गई है अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 2016। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या चीज करना मुश्किल होता है डिटरमाइन करना, इंटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, प्राइवेट इकोनॉमिक कॉस्ट, टेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट एंड द टोटल मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। देखो ये सब चीजें आप बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन इनटेंजिबल जो चीज आप डायरेक्टली फोकस नहीं कर सकते उसको डिटरमाइन करना सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि जो आपके टेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं जिनको, जिसे आप फाइनेंशियल टर्म से मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो आपके इनटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं वो क्वांटिफाइड नहीं होते, लेकिन उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस में। जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सॉफ्ट बेनिफिट्स भी वो कहलाते हैं। वो बेनिफिट्स जो इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट में कैसे हो रहा है, कैसे रिपोर्ट की जा रही है, नहीं की जा रही है, ये बेनिफिट्स जो होते हैं इंक्लूडेड नहीं होते आपकी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में, ना ही ये मॉनेटरी में इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि इनको क्वांटिफाई करना, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। जो आपके जो मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं वो बिल्कुल फिजिकल नहीं होते नेचर में, जिसको आप बहुत इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपके इनटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, कैसे आप स्ट्रेटजीज लगा रहे हो, ये सब आपके इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पेक्ट। किसकी रिस्पेक्ट? इनहेरेंट डिग्निटी। मतलब जो पीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से जो आपके बच्चे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन वाले, उनके उनको इनहेरेंट डिग्निटी मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर पर्सन में। एंड इंडिया अ चाइल्ड हैज द राइट टू गेट एडमिशन टू एनी स्कूल एज पर हिज और चॉइस। और इंडिया के अंदर हर बच्चे के पास एक चॉइस होनी चाहिए कि वो किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, इट्स हर चॉइस। तो ये बात हमारे दोनों बिल्कुल ठीक बात है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाउ आर द नॉर्मल चिल्ड्रन अफेक्टेड? कैसे आपके जो नॉर्मल चिल्ड्रन है वो अफेक्ट कर रहे हैं, किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन में। दैट मीन्स अगर बच्चा इंक्लूसिवली पढ़ रहा है, सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, जिन किसी के साथ अगर कोई डिसेबिलिटी है, किसी के साथ नहीं है कोई प्रॉब्लम, बट सब बच्चे एक साथ एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो इनहेंस होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ एक इक्वालिटी वाली फीलिंग आती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट दोनों अफेक्ट करते हैं, विच इज वेरी गुड। अ टीचर गेव अ टेस्ट टू 50 स्टूडेंट्स का टेस्ट दिया टीचर ने अपनी क्लास में, और अवार्ड के लेटर ग्रेड्स, मतलब उसने ABCDE की फॉर्म में बच्चों को अवार्ड दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ उसने क्या बना ली? एक हायरार्की बना ली बच्चों की परफॉर्मेंस की, कि वेरी सुपीरियर, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड करके उसने ABCD रैंक के फॉर्म में बच्चों को अवार्ड दिया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा मेजरमेंट स्केल है आपका। देखो टीचर ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। अब क्लासिफाई कर दिया तो क्लासिफाई किसकी कैरेक्टरिस्टिक आता है? आपका नॉमिनल स्केल का। दैट मीन्स नॉमिनल तो है, क्या इंटरवल है या ऑर्डिनल है? उसने एक प्रॉपर इंटरवल पीरियड नहीं दिया कहीं भी, उसने सिर्फ क्लासिफाई करके बच्चों को हायरार्किकल ऑर्डर में बेस्ट से पुअर, मतलब उसने एक ऑर्डर बना लिया बेस्ट से लेके पुअर तक के बीच का, जिसपे उसने बच्चों को अवार्ड दिया है। तो दैट मीन्स यहाँ ऑर्डिनल स्केल की बात की जा रही है, इंटरवल स्केल की बात नहीं की जा रही है। सो दिस इज योर थर्ड आंसर, इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था मेरा आज का लेसन, बस इसकी एक क्लास और बची है क्वेश्चंस के, उसके बाद इसमें आते हैं आपके अनसीन पैसेज शिफ्ट 2 के, वो हम करेंगे। So thank you friends for your attention. Stay blessed, enjoy learning, and see you soon with the next video.